नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी 99। आज की इस क्लास में हम सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट 2023 के गणित और रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक कार्यशाला, एक वर्कशॉप प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें आज ये पहली क्लास है। और आज की इस क्लास में हम सेट ए है मेरे पास, तो सेट ए के हम 3 और 2 5 और 2 7 क्वेश्चंस लेंगे। सिर्फ 7 इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं इसमें ये मान रहा हूँ कि इस बार जो पेपर आया है निश्चित रूप से टफ था, और खास तौर से उन स्टूडेंट्स के लिए जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से आते हैं, या उनके लिए भी जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए टफ था। तो हम क्वेश्चंस पे कुछ ठहराव के साथ, कुछ डिटेल के साथ बातचीत करेंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज तो समझने की ये है कि भले सिलेबस आपके लिए जो दिया गया है वो 10th स्टैंडर्ड तक का दिया गया है, लेकिन ओवर द पीरियड ये देखा जा रहा है कि यूपीएससी अपने पेपर पैटर्न को टफर करती जा रही है। तो इसलिए हम सबकी ऑब्वियसली एक प्रीमोनिशन होना चाहिए, एक ये विचार तो होना ही चाहिए कि पेपर में अनएक्सपेक्टेड कुछ भी पूछा जा सकता है। ओके, तो ये जो पेपर आया है CSAT का, अगर मैं इसके मैथ्स और रीजनिंग क्वेश्चंस वाले पार्ट की बात करूं तो निश्चित रूप से ये बहुत ज्यादा बेस्ड है नंबर थ्योरी पर, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, हायर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो 11th क्लास के भी बाद पढ़ाए जाते हैं। हायर आई मीन 11th क्लास में तो बहुत ही सरल और सहज है। और कुछ रीजनिंग के सवाल ऐसे हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, और ये निश्चित रूप से माना जा सकता है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर नॉट सॉल्वेबल इन 2 मिनट्स, इसमें कोई शक नहीं है। तो आज की इस क्लास में, जिसमें हम 3 और 2 5 और 2 7 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, इसमें हम कुछ बेसिक समझने की कोशिश करेंगे नंबर थ्योरी की, जहां जहां पर भी आवश्यकता होगी। कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन पर भी बात कर लेंगे। और क्लास इक्वली यूजफुल है कैट एग्जाम के लिए, इसलिए यूजफुल है कि इसमें जो क्वेश्चंस आए हैं CSAT में ये ऑब्वियसली कैट स्टैंडर्ड के हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर, और आने वाली क्लास में मैं आपको कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस के पैटर्न को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, और उम्मीद करूंगा कि जो नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हैं उनको भी चीजें आसानी से समझ में आ जाए। मैं गणित पढ़ाने में हमेशा ध्यान रखता हूं कि आपको फॉर्मूले कम से कम कंटेस्ट कराए जाए, क्योंकि फॉर्मूले आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। आपके पास बेसिक्स जरूर होना चाहिए, फॉर्मूले तो उसके बाद ही काम आएंगे जब आपको बेसिक्स मालूम होंगे। सो लेट अस स्टार्ट द क्लास ऑफ टुडे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अब हम ये 4th क्वेश्चन देखते हैं, और ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन इसको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। राज हैज 10 pairs of red, 9 pairs of white and 8 pairs of black shoes in a box. If he randomly picks up the shoes one by one without replacement from the box to get a red pair of shoes to wear, what is the maximum number of attempts he has to make? यानी जो शूज हैं या तो वो रेड हैं, जिसको मैं R से लिखूंगा, या शूज वाइट या ब्लैक हैं, जिनको मैं R के ऊपर एक बार लगा के लिखूंगा। ओके, सिंपल। अब इसने कहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ही हैज टू मेक। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाइट और ब्लैक शूज को अगर हम मिलाकर बात करें तो ये 9 और 8 17 हैं, करेक्ट। अब चूंकि हमको मैक्सिमम अटेम्प्ट्स देखने हैं, तो पहला अटेम्प्ट हो सकता है कि हमारे पास नॉन रेड आता है, दूसरा अटेम्प्ट हो सकता है कि हमारे पास दोनों नॉन रेड आते हैं, इससे मतलब नहीं है हमको कि व्हाइट आते हैं ब्लैक आते हैं। तीसरे 3 बार जब हम लेते हैं शूज को, तो तीनों बार नॉन रेड आते हैं, एंड सो ऑन। और ऑब्वियसली ये क्रम जो चलेगा ये 17 बार चलेगा। इसलिए चलेगा क्योंकि 17 शूज ऐसे हैं जो नॉन रेड है। सो दिस इज 17 मीन्स 18th अटेम्प्ट में, इन 18th अटेम्प्ट we shall get 1 red shoe। सिंपल। इसी तरह से दूसरा रेड शू यानी कि दूसरा लाल जूता लेने के लिए भी हमको फिर से यही एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पूछे गए हैं। सो दिस इज 18 फॉर दिस एक्सरसाइज के लिए, यानी कि पहला लाल जूता लेने के लिए, और फिर से एक एक्सरसाइज 18 की फिर से। सो आंसर इज 36। सिंपल। सो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In how many ways can a batsman score exactly 25 runs by scoring single runs, fours and sixes only, irrespective of the sequence of scoring shots? यानी हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम सिंगल रन्स की संख्या को अगर हम x से डिनोट करें, फोर्स की संख्या को अगर हम y से डिनोट करें, और सिक्सेस की संख्या को अगर हम z से डिनोट करें, तो हमको ये दिया हुआ है कि x प्लस
4y प्लस 6z इक्वल टू 25 और यहां पर हमको एक्स वाई जेड की इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है। ओके, ये क्वेश्चन है बेसिकली। तो मैं इसको अटेम्प्ट करता हूं और बाद में मैं इसको नंबर थ्योरी से एक छोटी सी चीज मैं आपको इसमें समझाऊंगा, जिसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक बहुत छोटा सा आइडिया लगेगा कि अगर इस तरह के, नॉट एग्जैक्टली ऐसे, कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप उनको मिनटों सेकेंडों में कैसे कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ जो इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड की बात हो रही है ये नॉन नेगेटिव है एंड इंक्लूड जीरो। ऑफ कोर्स नंबर ऑफ singles, number of fours and number of sixes cannot be a negative integer, of course. Okay, so the values of x, y and z shall be 0 and positive integers, that is non-negative integers. अब सबसे पहले इसमें हम एक एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। तो इन क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड कैसे लगेगा? इन क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड ऐसे लगेगा कि x बराबर 0 इज इम्पॉसिबल। तो मेरा x बराबर 0 वैल्यू इमीडिएटली बाहर हो गई। इम्पॉसिबल किस लिए? कि अगर मैं x को 0 करता हूं तो 4y प्लस 6z इक्वल टू 25, लेकिन 4y इवन नंबर है, 6z इवन नंबर है, तो इवन प्लस इवन शैल बी इवन बट 25 इज ऑड, तो x बराबर 0 इम्पॉसिबल। सिमिलरली x इक्वल टू 23 इज इम्पॉसिबल। बहुत सिंपल सा कारण है कि इफ x इज इक्वल टू 23 देन वी हैव 4y प्लस 6z इक्वल टू 2 विच इज नॉट पॉसिबल। सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि किसी भी दशा में x की इवन वैल्यू इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो हम यहां पर थोड़ा सा एक एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं। तो x की इवन वैल्यू इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज इफ दिस इज इवन तो 25 माइनस इवन विल गिव यू ऑड, बट 4y प्लस 6z कैन नॉट बी एन ऑड नंबर। ओके, तो अब हमारे सामने जो सिचुएशन बनती है वो ये है कि x की वैल्यू 25 और 0 के बीच में, सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस गिवन हियर, हियर एंड हियर, करेक्ट। y इज लेस देन और इक्वल टू 6 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि 6 चौकों से ज्यादा नहीं लग सकते। सिमिलरली z इज लेस देन और इक्वल टू 4 and greater than or equal to 0। ऑब्वियसली 4 छक्कों से ज्यादा नहीं लग सकते। तो हमारे सामने ये इनइक्वलिटीज आ गई या कंस्ट्रेंट्स आ गए, और इसके आधार पे मैं इस क्वेश्चन को बहुत इस सवाल को मैं बहुत क्विकली कर देता हूं आपके सामने। तो अगला पेज लेते हैं। तो मैं यहां से उठाऊंगा, मैं इस इनइक्वेशन को उठाऊंगा। इसका कारण यह है कि मुझे सिर्फ z की 5 वैल्यू पर इसको एग्जामाइन करना है। तो अगर मैं इसमें पहली वाली इक्वेशन को लूंगा तो मुझे x की कितनी वैल्यू देखनी होगी, इसको देख लेते हैं। तो मुझको x की जो वैल्यूज चेक करनी होंगी वो होगी ऑब्वियसली 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 एंड 25। 23 मैंने नहीं लिया और 0 भी नहीं लिया। तो 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 3 12 वैल्यूज मुझे x की देखनी पड़ेंगी, यानी कि x की 12 वैल्यूज पर मुझे चेक करना पड़ेगा। तो मेरे लिए सबसे सरल उपाय ये है कि मैं z की वैल्यूज पर से चेक करूं, क्योंकि z की वैल्यूज मेरे पास 5 है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इस इक्वेशन में, ये जो पिछले पेज से उठाई है मैंने, x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल टू 25, इस इक्वेशन में मैं सबसे पहले z इक्वल टू 0 लेता हूं। मीन्स x प्लस 4y इक्वल टू 25 मीन्स x इज इक्वल टू 25 माइनस 4y। ध्यान रखिए मैंने x को ट्रांसपोज नहीं किया है, मैंने y को ट्रांसपोज किया है, क्योंकि अब मुझे y को ट्रांसपोज करने का फायदा यह है कि मुझे इन 7 वैल्यूज पर ही चेक करना पड़ेगा। अगर मैं x को ट्रांसपोज कर देता राइट हैंड साइड में तो मुझे इन 12 वैल्यूज पर x को चेक करना पड़ता। ओके, तो ये सिंपल से शॉर्टकट्स हैं, इनको आपको ध्यान रखना चाहिए। तो जब y बराबर 0, so x is equal to 25, when y is equal to 1, x is equal to 21, when y is equal to 2, x is equal to 17, when y is equal to 3, x is equal to 13, and similarly when y is equal to 4, x is equal to 13 में से 4 गया 9, 4 4 का ये कम हो रहा है वैल्यूज,
and y equal to 5, x equal to 5, y equal to 6 and x equal to 1। तो यहां पर हमारे पास कितनी वैल्यूज आ गई है? 7। करेक्ट। नाउ let us take this time z equal to 1, हमने 0 यहां ले लिया था। now let us take z equal to 1 means x plus 4y equal to 19, 6z equal to 6, okay, and once again x is equal to 19 minus 4y, correct? so this time y equal to 0, x equal to 19, y equal to 1, x equal to 19 में से 4 गया 15, y equal to 2, x equal to 11, y equal to 3, x is equal to 7, y equal to 4, so 4 चौक 16, 19 16 गया 3, that's all। 5 नहीं हो सकता, एक y की वैल्यू 5 नहीं ले सकते क्योंकि 19 में से 20 जाएगा तो वैल्यू माइनस में आएगी। सो ये हमारे पास वैल्यूज हुई 5, करेक्ट। अगली स्लाइड लेते हैं और इस बार हम लेते हैं z equal to 2। So we have z equal to 2 means x plus 4y 6 दूनी 12, 25 में 12 गया 13। ओके, सो नाउ व्हेन y इज, और हाँ इसको इस तरह से लिख लेते हैं, x is equal to 13 minus 4y। so when y is equal to 0, x is equal to 13, when y is equal to 1, so 13 में से 4 गया 9, y is equal to 2, x is equal to 5, and when this is y equal to 3, so x equal to 1, so we have got 4 values, correct। next हम लेते हैं z equal to 3, so we have x plus 4y equal to 3 18, 25 में से 18 गया 7, so when y on हाँ and x is equal to 7 minus 4y, so when y is 0, x is 7, and when y is 1, so x is 3, so we have got 2 values, okay। now let us take z equal to 4, our final value, so this is x plus 4y equal to 1, so when y is and this is x equal to 1 minus 4y, so when y is 0, x is 1, so we have got 1 value only। तो कितनी वैल्यूज हुई हमारी वैल्यूज हुई 7 और 5 12, 12 4 16 और 2 18 और 1 19, तो 19 वैल्यूज हुई। सो ऑप्शन इज बी, ओके। अब यहां पर मैं आपको एक बेसिक चीज समझाना चाह रहा हूं, वो ये है कि सपोज आपके पास एक इस तरह की इक्वेशन है, x1 प्लस x2 प्लस x3 so on x r equal to n। इस गिवन क्वेश्चन में जो इक्वेशन बनी थी वो थी x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल टू 25, यानी यहां पर हमारे पास वेरिएबल की संख्या 3 थी, यहां पर हमारे पास r वेरिएबल है, ओके। यहां पर हमारे पास 3 वेरिएबल्स थे, हेयर दिस इज n और यहां पर n बराबर 25 था। लेकिन इन दोनों इक्वेशंस में, और यहां पर भी हमको ये निकालना है कि ये जो इक्वेशन हमको दी हुई है इसमें हमारे पास नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने होंगे ये हमको निकालना है। तो यहां तो आपने निकाल लिए 19। अब इन दोनों इक्वेशन में बेसिक अंतर ये है कि अगर आप यहां पर देखें इस जगह वेरिएबल्स को, तो इन वेरिएबल्स का जो कॉफिशिएंट है वो 1 है, लेकिन यहां पर y का कॉफिशिएंट 4 है और z का कॉफिशिएंट 6 है, इसलिए जो मैं आपको यहां समझाने जा रहा हूं वो यहां पर नहीं लगेगा। लेकिन ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको सेकेंड्स में कर सकते हैं। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब हम नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो हमारे सामने 2 तरह के सॉल्यूशन आते हैं, एक पॉजिटिव यानी कि ओनली पॉजिटिव, एंड नॉन नेगेटिव। हम नेगेटिव इंटीजर्स की बात नहीं कर रहे हैं,
ये ध्यान रखिएगा, यानी कि हम जो सोल्यूशन की बात कर रहे हैं इसमें हम सारे सॉल्यूशंस जो हैं हमारे, या तो वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे या नॉन नेगेटिव होंगे, अर्थात जीरो भी इंक्लूडेड होगा, जैसे इस वाले केस में जीरो वाज इंक्लूडेड। ओके, तो जब आपके पास ये सिचुएशन आती है तो आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मैं आपको बहुत क्विकली बताता हूँ। बड़ा सिंपल सा शॉर्टकट है इसका, और वो शॉर्टकट ये है कि जब हमको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स वाले सॉल्यूशन देखने हो तो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस होता है n-1 CR-1। अच्छा, और इस केस में यानी जब जीरो इंक्लूडिंग हो तब हो जाता है n + R-1 कॉम्बिनेशन R-1। और यहां पर यह भी ध्यान रख लीजिए कि n कॉम्बिनेशन R यानी कि NCR की वैल्यू होती है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल n माइनस R, और फैक्टोरियल n की वैल्यू होती है 1 इंटू 2 इंटू 3 सो ऑन अप टू n। मेरे ख्याल से ये शॉर्टकट आपको ध्यान रहेगा। कंडीशन यही है कि ये जितने भी आपके पास वेरिएबल हैं इन सबका कोफिशिएंट 1 है, और इसका जो सोल्यूशन है वो एक्सक्लूसिवली नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव में भी हम दो बात कह सकते हैं कि इट इज एक्सक्लूसिवली पॉजिटिव, और द सेट ऑफ द सॉल्यूशंस इंक्लूड जीरो एज वेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। There are 4 letters and 4 envelopes, and exactly one letter is to be put in exactly one envelope with the correct address. If the letters are randomly inserted into the envelope, then consider the following statements. It is possible that exactly one letter goes into an incorrect envelope. तो ये स्टेटमेंट गलत है बिल्कुल। इट इज पॉसिबल दैट एग्जैक्टली वन लेटर गोज इनटू एन इनकरेक्ट एनवलप। उसका कारण ये है कि ये एनवलप है 4। ओके, 1 2 3 4, और सपोज इसमें ए को जाना था लेकिन ए की जगह इसमें बी चला गया, तो ये ए किसी और में जाएगा जिसके लिए ये मेंट नहीं है, ऑफ कोर्स, है ना। तो इसलिए ये एग्जैक्टली लिखा हुआ है, ये सेंटेंस गलत है। इट इज पॉसिबल दैट एग्जैक्टली वन लेटर गोज इनटू एन इनकरेक्ट एनवलप। नो, हर हालत में 2 लेटर्स गलत एनवलप में जाएंगे। ओके, ये बिल्कुल ठीक है, तो ये गलत हो गया। There are only 6 ways in which only 2 letters can go into the correct envelope. Of course, हमारे पास 4 envelope हैं, 2 letters हैं, so this is factorial 4 upon factorial 2 upon factorial 2 2 into factorial 2, so this is 4 गुणा 3 बटे 2 गुणा 8, so this is 6. So answer is A. Next question लेते हैं। What is the remainder when this much number 85 into 87 into 89 into 91 into 95 into 96 divided by 100? ये बहुत सरल सवाल है। अब यहीं से कर देते हैं इसको। 96 के जो फैक्टर्स हैं मेरे पास वो 4 गुणा 24 हैं, करेक्ट, और 100 के जो फैक्टर्स हैं वो हैं 4 गुणा 25, तो मैं इसको 5 गुणा 5 लिख देता हूँ। तो ये वाला 4 इस वाले 4 से कैंसिल हो गया, ठीक। अब बचा 5 और 5, तो हमारे पास यहाँ जो 95 है दिस इज 5 इंटू 95, तो ये वाला 5 इस 5 से कैंसिल हुआ, और ये वाला जो 85 है इट इज 5 इंटू 17, तो ये वाला 5 इस 5 को कैंसिल कर देगा। सो ऑब्वियसली पूरा डिनोमिनेटर कैंसिल कर देगा इस पूरे नंबर को, सो रिमाइंडर इज 0। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन एक्सपेंशन ऑफ दिस मच? तो हमको जब भी यूनिट डिजिट निकालनी हो तो यहां से भी हम यूनिट डिजिट ही लेंगे। सो हमको निकालना है 2 रेज़ टू पावर 9 सत्ते 63 गुणा 5 तिया 15, और यहां पर मैं फिर से यूनिट डिजिट उठाऊंगा। सो इट इज 3 ये और 5 ये, सो इट इज 2 की घात 15। इसकी भी मैं यूनिट डिजिट उठाऊंगा, 2 की घात 5, सो इट इज 32। सो आंसर इज 2। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, if A, B, C and D, E, F are 3-digit numbers such that A, B, C, D, E and F are distinct non-zero digits such that A, B, C plus D, E, F equal to 1, 1, 1, 1, then what is the value of A plus B plus C plus D plus E plus F? या बहुत आसान सवाल। इस नंबर को मैं लिख सकता हूँ 100A plus 10B plus C, आराम से लिख सकते हैं। ओके, और इसी तरह से इसको लिख सकते हैं 100D। आप पी क्यू आर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने तो डी एफ ले लिया है या एबीसी ले लिया, आप पी क्यू आर एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं। और मैंने क्यों लिया है, मैं एक चीज आपको यहाँ समझा भी देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये 347 लिखा हुआ है, करेक्ट। सो इट इज 300 प्लस 40 प्लस 7, इसलिए लिया मैंने। एंड दिस इज 10E प्लस F, करेक्ट। इन दोनों को मैंने जोड़ा
So it is 100 A plus D, 10 common, B plus E plus C plus F, and it is equal to 111. Okay, so this is 1000 means this is then 100, yani this is 1000 plus 100 plus 11. Okay, so this is 10 into 10 and this is 11, correct? So A plus D is 10, B plus E is 10, C plus F is 11, so 10 20 30 31. So option D is the answer. Okay, next. D is a 3-digit number such that the ratio of the number to the sum of its digits is least. What is the difference between the digit at the hundreds place and digit at the units place of D? जब भी हमको रेशियो को, किसी भी रेशियो को जब हमको लीस्ट करना होता है तो हमारा जो कोशिश रहती है वो डिनोमिनेटर इज मैक्सिमम और हाईएस्ट. ओके, एंड न्यूमरेटर को जितना कम से कम कर सकें. ओके, सो न्यूमरेटर इज एज मिनिमम एज पॉसिबल. करेक्ट. तो मिनिमम करने के लिए हमको न्यूमरेटर में जो हमारी जो संख्या है वो 1 से शुरू होनी चाहिए, और डिनोमिनेटर को मैक्सिमम करने के लिए मुझको एक 9 भी लगेगा. सो अब मैं बीच वाली संख्या भरता हूं अभी, एंड ऑब्वियसली मुझे डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज करना है तो मैं इसको ऐसे करूंगा. सो इट इज 199 अपॉन 9 18 और 1 19. सो ये संख्या सबसे छोटी होगी, इसका जो रिजल्ट आएगा, ये जो रेशियो होगा, और ऑब्वियसली 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8. और आपको समझाने के लिए इस क्वेश्चन को मैंने एक्सेल में भी करके देखा है, तो एक्सेल में मैंने एक फॉर्मूला डाला है, तो मैं वो आपको करके दिखाता हूँ. स्क्रीन शेयर करूंगा मैं आपके साथ, तो स्क्रीन शेयर करने से आपको चीजें समझ में आएंगी कि मैंने क्या किया है. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो दिस इज द क्वेश्चन. मैंने क्या किया है कि नंबर लिए हैं मैंने 3 डिजिट के, 101 से लेके और 300 तक, और यहां पर मैंने इनका मैंने सम निकाला है. इन जैसे 101 है तो इसके लिए मैंने एक ही फॉर्मूला डाला है. फॉर्मूला आपको ऑब्वियसली समझने की जरूरत नहीं है, ये एक्सेल की क्लास नहीं है. तो ये मैंने फॉर्मूला डाला है तो मुझे ये सम मिल गया है, और फिर मैंने इसका रेशियो निकाला है, यानी कि दिस नंबर अपॉन दिस सम. तो ये आपके सामने रेशियो निकला हुआ है, और एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला लगाकर मैंने इसमें मिनिमम वैल्यू निकाल ली है. ये जो रेशियो आया इन सब में मिनिमम वैल्यू निकाल ली है, और ये जो मिनिमम वैल्यू मिली है मुझे, ये मिली है 199 पर. सो आई थिंक द पॉइंट इज वेरी क्लियर. एक्सेल मैंने सिर्फ आपको इसलिए दिखाया कि हम सही हैं, और थोड़ा आपको समझ में भी आ सके कि जिस तरह से ये संख्याओं में परिवर्तन हो रहा है 101, 102, 103, तो इनके जो रेशियो हैं सम ऑफ डिजिट्स के साथ या सम ऑफ रेस्पेक्टिव डिजिट्स के साथ, वो ऑब्वियसली बहुत वेरिएबल है. 50, 34, 25, 20, 17 एंड सो ऑन. तो आप इसको एग्जाम में एक्चुअली कैलकुलेट नहीं कर सकते, आपका जितना समय नहीं है. तो आपको इसमें ये स्ट्रेटेजी जो हम लोगों ने बात की है, ये वाली, ये आपको इसमें लगानी होगी. तो आज की क्लास में, अभी इसमें जो पहली क्लास है, ये क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी कि 7 क्वेश्चंस के लिए थी. इसको मैं खत्म करता हूं, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 के आगे के क्वेश्चंस देखेंगे. लेकिन अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं कि किसी भी दशा में ये पेपर आसान तो नहीं कहा जा सकता, खासतौर पर उन बच्चों के लिए जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से आते हैं या नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से आते हैं. उन बच्चों के लिए किसी भी हालत में सरल नहीं था. लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो बच्चे आईआईटी वाले हैं या जिन बच्चों की बैकग्राउंड मैथमेटिक्स है या साइंस है, उनके लिए भी ये सरल नहीं था. ये जो पेपर था ये किसी भी हालत में 10th स्टैंडर्ड यानी कि जो आपके सिलेबस में कहा गया है CACT मेंस के लिए, जो मैंने शुरू में बात कही, उसका तो किसी भी हालत में ये नहीं था. तो ध्यान रखिए कि आपको इस एग्जाम के लिए, अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करें, तो ऑब्वियसली ये देश का सबसे अच्छा, सबसे गरिमा वाली परीक्षा मानी जाती है. तो हम इस परीक्षा में यूपीएससी से हालांकि ऐसा एक्सप्लोसिव पेपर तो उम्मीद नहीं करते, लेकिन फिर भी ये उम्मीद हर हालत में यूपीएससी से की जा सकती है कि पेपर
यूपीएससी आपको टफ ही देगा। ओके, तो हर हालत में हमको सीएसएटी के लिए आउट ऑफ द सिलेबस जाकर कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा, और आने वाली क्लासेस में इस साल जैसा पेपर आया है तो इसी पैटर्न को दृष्टिगत रखते हुए मैं अपनी कुछ आने वाली क्लासेस में आपको नंबर थ्योरी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कुछ स्पेसिफिक एंड टफ क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसमें हम बहुत छोटे छोटे शॉर्टकट लगाकर, और खास तौर पे मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझाऊंगा मॉडुलस थ्योरी की, तो जिससे आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने में सरलता होगी। जैसे अभी ये क्वेश्चन इसमें पेपर में आया जो मैं लूंगा, वो है 10⁻92 इज डिवाइडेड बाई 7 और 13 समथिंग, देन व्हाट इज द रिमाइंडर। तो सेकंड्स का क्वेश्चन है, तो इसकी मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स आगे समझाने जा रहा हूँ। मैं एक यूट्यूब चैनल और चलाता हूँ जिसको मैं यस 400+ का, जिसको मैंने नाम दिया है, और उसमें मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ सिविल सर्विसेज मेंस के लिए। कार्यालयीन व्यस्तता के कारण समय थोड़ा कम मिलता है, लेकिन कोशिश रहती है कि आपको बेहतर मैथमेटिक्स उसमें दी जा सके। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।